आप सभी साथियों का स्वागत है दोस्त मेरे हमारे इस नए वीडियो में, एक शानदार वीडियो में और एक अच्छी सी वीडियो में। दोस्त मेरे आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं का ये हिंदी का तीसरा चैप्टर है, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे दोस्त मेरे अशोक के फूल के बारे में। ठीक है, इस चैप्टर को लिखने वाले दोस्त मेरे हमारे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। बड़ा इंपॉर्टेंट सा ये चैप्टर है और बड़ा इंपॉर्टेंट सा लेखक का जीवन परिचय भी है। यदि आपको दोस्त मेरे क्लास 12th हिंदी में ढेर सारे लेखकों का जीवन परिचय चाहिए जो आपके एग्जाम में आते हैं, इन सभी लेखकों के जीवन परिचय, उनका लिंक दोस्त मेरे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको मेरे हाथ से लिखा गया इन सबका जीवन परिचय आपको मिल जाएंगे। ठीक है, क्लियर एकदम। मैं दोस्त मेरे इस कहानी को शुरुआत करना चाहता हूं। पहले मेरी बात ध्यान से सुनिएगा आप। ठीक है, हमने बहुत सारे फूल को देखे हैं, जैसे चमेली के फूल हो गए, कमल के फूल हो गए, गुलाब के फूल हो गए, अड़हुल के फूल हो गए। लेकिन दोस्त मेरे आज मैं उस फूल की बात कर रहा हूँ जिस फूल को देखने के बाद श्री राम जी जब वियोग में थे तो उनकी पत्नी सीता जी की याद आ गई। मैं उस फूल की दोस्त मेरे आज बात करूँगा जिस फूल को देखने के बाद भगवान हमारे महादेव के मन में क्षोभ उत्पन्न हो गया था, एक भय उत्पन्न हो गया था। और दोस्त मेरे मैं उस फूल की बात कर रहा हूँ जिस फूल को नारियाँ अपने कानों में, अपने बालों के ऊपर सजाया करती थी। दोस्त मेरे मैं बात कर रहा हूँ अशोक के फूल के बारे में। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट सा चैप्टर दोस्त मेरे, हमारे हर एक बात को बड़ा ध्यान से सुनिएगा जो इस चैप्टर में बोलूंगा, और वैसे ही आपको एग्जाम में इसको लिखनी है। ठीक है, क्लियर एकदम। तो चलिए इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं। अब दोस्त मेरे बड़ा ध्यान से सुनिएगा कि ये अशोक के फूल कितने प्रकार के होते हैं और अशोक के फूल कैसे होते हैं। ध्यान से सुनिएगा दोस्त मेरे, ये जो अशोक के फूल होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक सफ़ेद अशोक का फूल और एक लाल अशोक का फूल। ये जो सफ़ेद अशोक का फूल होता था दोस्त मेरे ना, इसे शांति और पवित्रता का हम लोग प्रतीक मानते थे। लेकिन इसका ठीक इसके विपरीत उपयोग होता था। जो तांत्रिक लोग होते थे, जो ओझा होते थे, जो भूतों को भगाने वाले होते थे, वो लोग इस फूल का प्रयोग करते थे। हम लोग जब दोस्त मेरे पूजा करते हैं मंदिरों में तो अड़हुल का फूल, कनेली का फूल, चमेली का फूल, इन सब फूलों का उपयोग करते हैं। लेकिन जो तांत्रिक लोग होते थे पहले के लोग, वो लोग जब अपनी विद्या को, यानी जो भूत भगाने वाले मंत्र को पढ़ते थे तो इसी फूल का उपयोग करते थे। और दोस्त मेरे जो पुराने समय में जो महिलाएं होती थी वो अपने बालों में जो आभूषण का उपयोग करती थी वो इसी सफ़ेद फूलों का उपयोग करती थी। ठीक है, और दोस्त मेरे जो दूसरे टाइप के अशोक के फूल होते थे वो लाल प्रकार के होते थे, कहीं कहीं ये पीले रूप में भी पाए जाते थे। ठीक है, जो ये लाल अशोक का फूल होता था दोस्त मेरे, इसे कामदेव का हम लोग प्रतीक मानते थे। और आज के समय में दोस्त मेरे जो इस लाल अशोक का फूल है इसे हम स्मृति वर्धक के रूप में जानते हैं। स्मृति वर्धक का मतलब इसे हम सजाने के लिए इसका उपयोग हम करते हैं। ठीक है, आप बोलोगे भैया कि अशोक के वृक्ष या अशोक के फूल होते कहाँ हैं और पाए कहाँ जाते हैं? तो दोस्त मेरे अशोक के वृक्ष से ही अशोक के फूल पाए जाते हैं। आप इस चित्र में देखिए बड़ा ध्यान से, आपको ये वृक्ष दिख रहा है, यही वृक्ष दोस्त मेरे, इसी वृक्ष से अशोक का फूल निकलता है। अशोक के पेड़ से ही अशोक का फूल निकलता है। अब ये जो अशोक के फूल होते हैं दोस्त मेरे ना, अशोक के पेड़ होते हैं, ये 20 से 30 फीट लंबा होते हैं और ये बहुत घनियाल टाइप के होते हैं, त्रिभुजाकार एक शंकु के रूप में होते हैं और बहुत ज़्यादा ये छाया देते हैं। और दोस्तों मेरे ये जो अशोक के फूल होते हैं ना, इनके जो फूल बनते हैं वो बहुत गुच्छे की तरह होते हैं। आप इनके फूलों को देखिएगा कभी, ये गुच्छों की तरह होते हैं और इनके फूल बहुत ही महकदार होते हैं, एकदम सुगंधित हो, मतलब इतना सुगंधित होते हैं कि आपके मन को मोह लेंगे, इतना मनमोहक इनके फूल होते हैं। ठीक है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों मेरे, अपने पॉइंट में मैं लिखा हूँ कि ये जो अशोक के फूल हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक लाल अशोक का फूल और एक श्वेत अशोक का फूल। ये जो सफ़ेद अशोक का फूल है इसे शांति और पवित्रता का प्रतीक मानते थे, लेकिन तांत्रिक क्रियाओं में इसी फूल का उपयोग करते थे। और जो लाल अशोक का फूल है दोस्तों मेरे, ये लाल अशोक का फूल चमकदार होता था और इस फूल का उपयोग कामदेव के प्रतीक माना जाता था और इसका उपयोग हम स्मृति वर्धक के रूप में करते थे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों मेरे अगली पॉइंट में बताया गया इस चैप्टर में। अब देखिए दोस्तों मेरे अगली पॉइंट में लेखक हमसे क्या कहता है इस चैप्टर में कि बहुत समय पहले एक सभ्यता चलती थी, वो सभ्यता थी सामंती सभ्यता। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता चली, हड़प्पा सभ्यता आई, उसी तरह 2000 वर्ष से भी पहले एक सभ्यता थी, उस सभ्यता का नाम था सामंती सभ्यता। और सामंती सभ्यता के जो लोग थे ना, वो अशोक के फूल की पूजा करते थे और अशोक के फूल को अपना प्रतीक मानते थे। लेकिन जैसे जैसे दोस्त मेरे सामंती सभ्यता नष्ट हो गई, वैसे वैसे इस अशोक के फूल को भी मानना वो लोग बंद कर दिए, इसकी महिमा और पूजा करना भी बंद कर दिए। और यही बात दोस्त मेरे इस लेखक को बहुत बुरी लगती है इस चैप्टर में।
इस चैप्टर में यही बात को सोचकर दोस्तों मेरे लेखक के मन में दुख उत्पन्न हो जाता है कि मैं दुख इस बात के लिए नहीं हूँ कि यह अशोक का फूल इतना सुंदर है, या मैं दुख इसलिए नहीं हूँ कि मैं इसकी सुंदरता से जल रहा हूँ। मैं दुख इसलिए हूँ दोस्तों मेरे कि जिस अशोक के फूल के बारे में कालिदास ने अपने साहित्यों में कहा है, उनसे पहले कोई भी कवि कालिदास से पहले कोई भी कवि इस अशोक के फूल के बारे में अपने शास्त्रों में वर्णन नहीं किया था। आज उस अशोक के फूल को दोस्तों मेरे हजारों वर्ष पहले हम भूल गए हैं। आज दोस्तों मेरे हम अशोक के फूल को भी जानते भी नहीं है कि अशोक के फूल में भी, अशोक के पेड़ में फूल भी होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए दोस्तों मेरे अगली पॉइंट में क्या कहता है लेखक हमसे। मेरा आपसे ये कहना दोस्तों मेरे कि हम अलग अलग पेड़ों में अलग अलग देवी देवताओं को मानते हैं। नीम के पेड़ में कहते हैं कि काली माई है, और अड़हुल के फूल में कहते हैं कि देवी माई है, बांस के पेड़ में कहते हैं वासुदेव है, और पीपल के वृक्ष में कहते हैं डी बाबा या बरम बाबा है। तो अलग अलग पेड़ों में हम अलग अलग देवताओं को मानते हैं, लेकिन वास्तव में दोस्तों मेरे आप एक चीज़ देखे हैं, हम लोग उस पेड़ की पूजा नहीं करते हैं, बल्कि उस पेड़ के अंदर जो देवता विराजमान हैं उनकी हम पूजा करते हैं। तो उसी तरह दोस्त मेरे जो पुराने ज़माने में लोग थे ना, जो सामंती सभ्यता के लोग थे ना, बल्कि उस पेड़ की पूजा नहीं करते थे, बल्कि उस पेड़ के अंदर जो भगवान रहते थे कंदर्प देवता, उनकी पूजा लोग करते थे। कंदर्प देवता वो होते थे दोस्त मेरे जिनसे आप यदि दिल से कुछ मांग ले तो आपकी अनुमति पूरी ही हो जाती है, उनको हम कहते हैं कंदर्प देवता। तो अशोक के वृक्ष में भी एक देवता थे, उनका नाम था कंदर्प देवता। जैसे आजकल दोस्त मेरे हम अलग अलग पेड़ों में अलग अलग देवी देवताओं को मानते हैं। तो वास्तव में हम पेड़ों की पूजा नहीं करते हैं, बल्कि पेड़ के अंदर रहने वाले भगवान की हम पूजा करते हैं। इसलिए दोस्तों मेरे उस अशोक के फूल का महत्व आज धीरे धीरे कम हो गया और इसे लोग मानना हजारों वर्ष पहले भूल चुके हैं। आगे देखिए दोस्तों मेरे अगली पॉइंट में लेखक हमसे क्या कहना चाहता है। कहता है अगली पॉइंट में लेखक हमसे ये कहना चाहता है, मेरा आपसे ये कहना है दोस्त मेरे कि आप भारत में ढेर सारी नदियां हैं, गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, सतलज है, नर्मदा है, ताप्ती है, ढेर सारी नदियां हैं। और ये सारी नदियां दोस्त मेरे आप एक चीज़ देखते होंगे कि ये सभी नदियां जाके समुद्र में ही मिलती हैं। बोलोगे हाँ भैया, तो समुद्र एक बहुत बड़ा सागर है, इसलिए दोस्त मेरे भारत में भी ढेर सारे लोग आए, ढेर सारी जातियां आई, जैसे आर्य आए, असुर आए, नभ आए, गण आए, और शक आए, पहलव आए। ये सब दोस्त मेरे भारत में आए और ये सब अपनी 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 दोस्त मेरे संस्कृति भारत में छोड़ दिए, और इन्हीं संस्कृतियों को मिलाकर आज हम एक नया नाम देते हैं, वो है भारतीय संस्कृति। तो इस बात को दोस्त मेरे कभी मत भूलिएगा कि भारतीय संस्कृति का जो निर्माण हुआ है वो इनकी ही देन है। हमेशा इस बात को याद रखिएगा। जो आर्य आए, असुर आए, शक आए, हुड़ आए, पहलव आए, गंधर्व आए, इन्हीं के द्वारा दोस्त मेरे हमारी भारतीय संस्कृति का निर्माण हुआ है। जिस तरह नदियाँ दोस्त मेरे सभी जाकर सागर में मिल जाती हैं और एक महान सागर का निर्माण होता है, उसी तरह ढेर सारी संस्कृति बन के हमारी भारतीय संस्कृति बनी हुई है। उसी में दोस्त मेरे अलग अलग धर्मों में बांटकर हम इस संस्कृति का नाम लेते हैं भारतीय संस्कृति। ये दोस्त मेरे बनी है तो सिर्फ आर्य, असुरों, नग, पहलव, गंधर्व, ये सब इन्हीं की वजह से हमारी भारतीय संस्कृति का निर्माण हुआ है। क्लियर एकदम। अगली टॉपिक में देखिए दोस्त मेरे लेखक हमसे क्या कहता है। आगे के पॉइंट में दोस्त मेरे लेखक हमसे ये कहता है कि ये दुनिया बड़ी स्वार्थी है। हम लोगों को भी स्वार्थी बोला है, हमको, आपको, सबको बोला है स्वार्थी है, और वास्तव में हम लोग हैं स्वार्थी। अब कहने का मतलब है, बोलोगे भैया आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। कहने का मतलब दोस्त मेरे कि लेखक हमसे ये कहते हैं कि ये दुनिया के लोग स्वार्थी हैं। जब तक इनका मतलब पूरा नहीं होता है तब तक ये किसी और के बारे में कभी नहीं सोचते हैं। पहले ये अपने परवाह नहीं करते हैं तो अशोक के फूल का परवाह क्या करेंगे। कहने का मतलब है दोस्त मेरे कि हम आजकल अपने घर के बगल में कोई भी पेड़ यदि वृक्ष हम लगाते हैं तो कहीं आम का पेड़ लगाएंगे तो कहीं अमरूद का पेड़ लगाएंगे। वही पेड़ हम अपने आसपास लगाते हैं जिस पेड़ से हमको फायदा हो, जिस पेड़ से हमको लाभ हो। हम अशोक के पेड़ को कभी नहीं लगाने जाएंगे क्योंकि हम जानेंगे कि ये अशोक का पेड़ है, कुछ फलेगा ना फूलेगा, कुछ नहीं, ऐसे ही बस रहेगा, ना इसका पेड़ टहनी काम देगी ना इसका पेड़ काम देगा। हम इस फूल को नहीं लगाते हैं, इस वृक्ष को नहीं लगाते हैं। तो जब तक हमारा स्वार्थ पूरा नहीं होता है तब तक हम किसी भी पेड़ या वृक्ष को नहीं लगाते हैं। तो लेखक इसमें ये कहना चाहता है कि इस भारत के जो लोग हैं, यहाँ के जो रहने वाले जन हैं ना, ये एकदम स्वार्थी हैं। जब तक अपने इनके स्वार्थ की परवाह नहीं होती है तब तक ये दूसरों की स्वार्थ की परवाह क्या करेंगे। क्लियर एकदम। और फिर आगे कहते हैं लेखक हमसे कि संस्कृति से कोई भी संतुष्ट नहीं होता है। संस्कृति हमेशा परिवर्तनशील होती है और संस्कृति हमेशा बदलती रहती है। क्योंकि दोस्त मेरे भारत में इतनी सारी सभ्यता और संस्कृति आई, उनका नाश हो गया, उनका पतन हो गया, और मानव वहीं के वहीं है। मानव में भी कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। अर्थात कहा गया दोस्तों मेरे कि समय बड़ा बलवान है, समय से कोई बलवान नहीं हो सकता।
ठीक है दोस्त मेरे, मैं वहाँ पे लिखा हूँ, बड़ा ध्यान से देखिएगा कि कभी भी हम अपनी संस्कृति से संतुष्ट नहीं होते हैं और हमें अपनी संस्कृति का हमेशा पालन करना चाहिए और हमेशा हमारी संस्कृति परिवर्तनशील होती है। और कितनी सभ्यता और संस्कृति आई और ख़त्म हो गई, लेकिन मानव का अस्तित्व वही है। इसलिए समय बड़ा बलवान है, समय से कोई बड़ा नहीं हो सकता। अब बोलोगे भैया कि इसका अर्थ हमको बढ़िया तरीके से समझाइए, तो बड़ा ध्यान से सुनिएगा दोस्त मेरे। जो हमारे दादा लोग होते थे वो कैसे कपड़े पहनते थे? कुर्ता पैजामा, टोपी और वो बूट वाला जूता। आज हम लोग कैसे पहनते हैं कपड़े? ठीक है, आप खुद अनुमान लगाइए। हमारे आने वाले बच्चे कैसे कपड़े पहनेंगे? तो बोलोगे हाँ भैया आप सही करें। और दोस्तों मेरे एक और एग्जाम्पल देखिए, आजकल के समय में हम लोग किसी को प्रणाम करते हैं तो पहले के समय और अब के लोग, बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जो पैर छू के प्रणाम करते हैं अपने चाचा वाचा लोगों को। लेकिन आज क्या हो गया दोस्त मेरे? प्रणाम चाचा, ठीक है, दूर से ही प्रणाम हो गया, नमस्ते हो गया, चाचा अंकल हो गया। अब कुछ देर के बाद दोस्त मेरी यही हमारी संस्कृति ऐसी हो जाएगी कि अगर चाचा बोले हम प्रणाम करेंगे, या चाचा नहीं बोले, चाचा गए उधर हम गए उधर। ठीक है, तो ये संस्कृति है, ये परिवर्तनशील है, ये होती रहेगी। लेकिन मनुष्य कभी भी अपनी संस्कृति से संतुष्ट नहीं होता है, वो धीरे धीरे इसे बदलने की कोशिश करता है, वो हमेशा अच्छा बनने की कोशिश करता है। और यही हमें लेखक हमें समझा रहे हैं कि सभ्यता और संस्कृति कितनी आई और कितनी चली गई, लेकिन मानव का अस्तित्व वही है। मानव अपनी अस्तित्व से कभी मुकरा हुआ नहीं है। ठीक है, क्लियर एकदम। अगली पॉइंट में देखिए दोस्तों मेरे, इस चैप्टर के सबसे आखिरी पॉइंट में क्या कहा गया है, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो दोस्त मेरे ये चैप्टर का सबसे लास्ट पॉइंट है और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे बड़ा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों मेरे, और यही आपको एग्जाम में इसी तरह आपको लिखनी है। ठीक है, आज भी दोस्तों मेरे हम अशोक के फूल को देखते हैं तो उसी तरह से अशोक का फूल हमें दिखाई देता है जैसे 2000 वर्ष पहले था। आज भी आप अशोक के फूल को देखेंगे तो उसी तरह से वह हंसता है, उसी तरह से वो खेलता है, उसी तरह से वो झूमता है जब पवनें चलती हैं, हवाएं चलती हैं। लेकिन दोस्तों मेरे, जिस अशोक के फूल की इज्जत 2000 वर्ष पहले सामंती सभ्यता में मिली थी, लेकिन आज उस अशोक की फूल वैसी इज्जत नहीं मिल रही है। यानी बड़ा दोस्त मेरे पॉइंट को आप लिखिएगा कि क्या कहना चाहता है लेखक। हमसे यही कहना चाहता है दोस्त मेरे कि जब तक आप किसी के काबिल हैं या किसी की ज़रूरत के लायक हैं, तब तक आपका सम्मान किया जाएगा, आपकी पूजा की जाएगी। यानी जब तक आपका सम्मान या किसी के काबिल के लायक नहीं रहेंगे, पलक झपकते दोस्त मेरे आपको सब लोग भुला जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए समय बड़ा बलवान है, इसको बड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्लियर एकदम। तो दोस्त मेरे, इसलिए जहाँ भी समय मिले, जैसा भी समय मिले, आप अपना खूब समय अपने पे लगाइए, अपने चीज़ों को सीखने पे लगाइए, अपने को ऊपर एकदम टैलेंटेड बनाइए, ताकि आप हर चीज़ के लिए काबिल रहिए, ताकि आपका सम्मान सभी चीज़ों में बना रहे। ठीक है, यही मैं दोस्तों मेरे अपने लास्ट पॉइंट में लिखा हूँ, बड़ा ध्यान से सुनिएगा कि आज भी वो अशोक का फूल है और आज भी वो फूल खिलता है, लेकिन जिस तरह वो 2000 वर्ष पहले था, उसी मस्ती में हंस रहा था, उसी मस्ती में झूम रहा था, लेकिन जो इज्जत उसे 2000 वर्ष पहले मिली है वो आज उसे नहीं मिल रही है। ठीक है, आगे लिखा हूं दोस्त मेरे, लेखक कहता है कि संसार का यह नियम है कि जो आज जिस रूप में है वो कल अवश्य वह परिवर्तित हो जाएगा, और यदि आप कीमती हैं तो आपका अस्तित्व है, यदि आप कीमती नहीं है तो आपका अस्तित्व नहीं है। ठीक है, क्लियर एकदम। यहीं तक दोस्तों मेरे आपको पूरा चैप्टर एकदम दोस्तों मेरे आपको एकदम समाप्त होता है। अब इस चैप्टर को एकदम बेहतरीन तरीके से देखिएगा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार देखिएगा, एक बढ़िया तरीके से इसको सुनिएगा। आपका यहाँ से दोस्तों मेरे इस चैप्टर से जितनी भी चीज़ें आप आएंगे, आप इसके भाव को अपने तरीके से लिखिएगा, आपका नंबर वहाँ से बन जाएगा। ठीक है, क्लियर एकदम। तो मिलता हूँ अगले चैप्टर में, भाषा और आधुनिकता, उस चैप्टर में मुलाकात होती है। तब तक के लिए मेरी तरफ से सेवा समाप्त।